लिखे हैं? हाँ तो बस केवल देखते रहो। तो एनोड रे का मेन जो पार्ट है ई बाई एम वैल्यू विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बाकी जो पहले वाला था सबने लिख लिया होगा, हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक। तो लिख लो डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अब इसका देखो ध्यान से कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के आइडियोलॉजी कैसे आया होगा, कैसा आइडिया लगाया गया होगा कि न्यूट्रॉन भी कोई एक और पार्टिकल है। तो देखो इसमें हुआ क्या, जिसे हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास 1 है। तो इस पे तो नहीं पता चल पाया, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इक्वल है। लेकिन अगर हम हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम पे क्या आया, एटॉमिक नंबर 2 आया, जो कि प्रोटॉन के बराबर हुआ करता था। और एटॉमिक मास कितना आ गया? हाँ, एटॉमिक मास आ गया 4। ठीक है, उस टाइम में एटम का मास कैलकुलेट लोग कर पाते थे कैसे? इलेक्ट्रॉन्स का मास मालूम ही था, प्रोटॉन का मास मालूम ही था, हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम काउंट करें हीलियम के केस में तो 2 प्रोटॉन आएगा, यानी 2 यूनिट इसका चार्ज मास आएगा, 2 यूनिट इसका आएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन का 0 मान ले, नेग्लिजिबल मान ले इसके अकॉर्डिंग, तो मास 2 ही आना चाहिए था ना, फिर 4 कैसे आ गया? समझ में आया कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है? मास 4 कैसे आ गया जब ये बताया गया कि हीलियम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तीसरा पार्टिकल्स नहीं था, क्योंकि उस समय तीसरा पार्टिकल सर्च ही नहीं हुआ था। तो आइडियोलॉजी कैसे आया होगा न्यूट्रॉन का कि न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर, एक और पार्टिकल है। तो जब इसका मास निकाला गया तो मास 4 आने लग गया, जबकि प्रोटॉन 2 था और इलेक्ट्रॉन्स का हम मास नहीं के बराबर लेते थे। तो कोई भी चीज के अगर उसमें 2 पार्टिकल्स है, दोनों का सम लेंगे तो सम इसका अगर हम नेग्लिजिबल मान ले तो सम 2 ही आ रहा था, लेकिन इसका मास जो था वो 4 आ रहा था। तब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक और पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये भी कंक्लूजन निकाला गया कि वो जो पार्टिकल्स है तीसरा वाला, वो क्या है? चार्जलेस है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, चार्ज तो बराबर हो गया था। जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, तो चार्ज बराबर हो गया था, चार्ज बैलेंस हो गए थे। यानी ये दिमाग में आइडियोलॉजी फिर से आया कि एक तीसरा पार्टिकल इसके अंदर है, थर्ड पार्टिकल इसके अंदर है, और वो थर्ड पार्टिकल के अंदर क्या है? केवल मास है, चार्ज नहीं है। क्योंकि अगर चार्ज होता तो फिर से न्यूट्रॉन जो एटम न्यूट्रल होता है वो फिर से डिसबैलेंस हो जाता। तो ये आइडियोलॉजी दिमाग में आया कि थर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर केवल मास है, चार्ज नहीं है। और वही मास को क्या कर रहा है? उसका मास अप्रॉक्स किसके बराबर हो रहा है? प्रोटॉन के बराबर हो रहा है, वही 4 टाइम्स कर दे रहा है। या अगर हम लिथियम के बारे में सोचे तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 प्रोटॉन तब मालूम था जब न्यूट्रॉन नहीं था। तो अगर हम मास के बारे में बात करते तो मास इसका 3 यूनिट लेते। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास तो हम 0 के लगभग बराबर लेते हैं क्योंकि बहुत कम होता है, तो मास 3 आना चाहिए था। लेकिन मास लिथियम का कितना आता है? 6 आता है। तो ये डबल कैसे हो गया है? तब तक ये तो मालूम चल गया था कि इलेक्ट्रॉन जितना था उतना प्रोटॉन था और वही चार्ज को बैलेंस कर रहा था। तब दिमाग में आया कि हो ना हो एक तीसरा पार्टिकल इसके अंदर है जिसके अंदर केवल मास है, चार्ज नहीं है। क्यों नहीं चार्ज है? क्योंकि एटम न्यूट्रल हो चुका है।
तो तीसरा पार्टिकल चार्जलेस है लेकिन मास है उसके बराबर, मास है उसका जो प्रोटॉन के बराबर मास है, वहीं इसके मास को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। तो हमेशा डबल नहीं होगा। तो ये आइडियोलॉजी ऐसे दिमाग में आया। तो पीडीएफ में मैं भेजा हूं उसको, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, या आप राइट डाउन किए हो तो बेटर है, अदरवाइज मैं उसको रीड कर रहा हूं। टिल 1920, 1920 का बात है, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1920 में हुआ। टिल 1920 एन एटम वाज सपोज्ड टू कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फंडामेंटल पार्टिकल। 1920 में लोगों को मान्यता ये था, लोग ये मानते थे कि एटम के अंदर 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम वाज रिगार्डेड एज द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली। यानी एटम का मास अगर हम बात करेंगे तो एटम के मास में केवल हम प्रोटॉन को कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि प्रोटॉन ही उस समय, प्रोटॉन ज्यादा उससे मास था, तो ये प्रोटॉन के आगे इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होता था, क्योंकि ये 1835 टाइम्स कम था उससे। उसके बाद देखो क्या हुआ, रदरफोर्ड फाउंड दैट एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हाइड्रोजन में नहीं देखने को मिला, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था और इसका मास भी एक था। रदरफोर्ड फाउंड दैट एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक मास ऑफ नो अदर एलिमेंट कुड बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। यानी जो मास का कंसेप्ट था कि मास इसका 4 आ जा रहा था, ये केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से नहीं डिफाइन हो पा रहा था कि ये 4 कैसे आएगा। इसका तो डिफाइन हो जाता है, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसके अंदर तो न्यूट्रॉन ऐसे भी नहीं होता है, हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन ऐसे भी नहीं होता है, एक ऐसा ही यही एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं। अब इस बाकी के अंदर मास डिफाइन नहीं हो पा रहा था, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे। तो ये चीजें रदरफोर्ड को मतलब आइडियोलॉजी आया, एटम the atom of no element could be explained by the electron and proton only. For example, element lithium ions has 3 proton in the nucleus of its atom. अगर लिथियम आयंस के बारे में बात करें, मतलब लिथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो उसके प्रोटॉन 3 प्रोटॉन है उसके, therefore mass of the lithium atom could be thrice the mass of proton. तो लिथियम का जो मास होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 3 टाइम्स होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटॉन 3 है और एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट माना जाता है, एक प्रोटॉन का मास यूनिट में 1 माना जाता है, 1 यूनिट लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे केजी में अलग हो जाएगा लेकिन यूनिट में 1 लेंगे हम। तो मास 3 होना चाहिए था, तो लिथियम हैज 3 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर लिथियम कुड हैव थ्राइस द मास ऑफ प्रोटॉन बट द एक्चुअल मास ऑफ 6 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। बट एक्चुअल मास कितना था, 6 टाइम ऑफ प्रोटॉन था। इसका मतलब ये बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि 3 और कौन बढ़ा दिया इसके मास को। लिथियम का मास होना चाहिए था 3 यूनिट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है और 3 यूनिट प्रोटॉन है, तो 3 यूनिट होना चाहिए, जबकि मास 6 यूनिट आ रहा है। तो ये ऐसे आइडियोलॉजी दिमाग में आया कि हो ना हो एक और इसके अंदर पार्टिकल है, actual mass 6 times the mass of proton. To solve this problem, Rutherford predict the presence of another particle, another type of particle which must be electrical neutral. अब इसको ये आइडियोलॉजी दिमाग में आया कि हो ना हो एक तीसरा पार्टिकल है जो क्या है, चार्जलेस है। क्यों चार्जलेस बोला गया, क्योंकि ये चार्ज बैलेंस हो चुका था, एटम न्यूट्रल डिसाइड हो गया था कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। मास के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था, चार्ज के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा था। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो चुके थे, मास में कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा था, ठीक है। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम रदरफोर्ड प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल व्हिच मस्ट बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एंड हैज मास ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उसका मास जो था वो किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था, ठीक है। तो इन 1932, यानी ये बात आइडियोलॉजी का दिमाग में आया 1920 में, और आफ्टर दैट 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया,
अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बम्बारमेंट कराया, कोलिजन करवाया। ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। तो ये ऐसे आइडियोलॉजी आया कि हो ना हो न्यूट्रॉन कोई एक तीसरा पार्टिकल है जो इसकी मास को इधर उधर कर रहा है। चार्ज के बारे में तो समझ में आ गया था कि चार्ज है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन सर्च हुआ, तब चार्ज के बारे में कॉन्ट्रडिक्ट आया कि आखिर एटम न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन जब है तो इसके कैंसिल करने के लिए प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला होगा। तब डिस्कवरी किसका हुआ? प्रोटॉन का। तो चार्ज के बेसिस पे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि पहला बार में जब इलेक्ट्रॉन्स निकला उस एटम से, तो उस समय दिमाग में क्या था कि एटम इज न्यूट्रल, तो जब नेगेटिव पार्टिकल है तो उसके बराबर पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स के नाम पे प्रोटॉन आ गया। अब फिर से कॉन्ट्रडिक्ट क्या आया? मास में। चार्ज में तो समझ में आ गया, मास में कॉन्ट्रडिक्ट आने लग गया। मास प्रोटॉन को केवल लिया जाता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नेग्लिजिबल माना जाता था। मास अप्रॉक्स डबल आता है, सब में नहीं आता लेकिन अप्रॉक्स डबल आता है। तो समझ में आया कि हो ना हो एक तीसरा पार्टिकल है जो चार्जलेस है, जिसमें मास नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी पहले आया 1920 में। आफ्टर दैट जेम्स चैडविक 1932 में एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और उस एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया गया, यानी कि उसके ऊपर कोलिजन करवाया गया। ठीक है, तो जेम्स चैडविक बम्बारमेंट दी एलिमेंट बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। तो बेरिलियम का मास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और मास कितना है? 9। ये डबल से 1 ज्यादा है। अब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया गया। अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हीलियम से। ये फंडामेंटल में बता चुका हूं, अल्फा पार्टिकल को हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कोलिजन करवाया गया। कोलिजन के बाद उसको क्या मिला? कोलिजन के ऊपर बाद में उसको कार्बन मिला। अब कार्बन जब मिला तो 4 और 2 6 आया, लेकिन 9 और 4 क्या आना चाहिए था? 13, लेकिन क्या आ रहा था? 12। यानी कि इसके अंदर से एक पार्टिकल्स निकला जब कोलिजन हुआ, तो क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो उसके ऊपर से एक पार्टिकल्स निकला, और उस पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया गया जिसपे चार्ज क्या है? 0। जिस पे चार्ज 0 है, क्योंकि ये बैलेंस है, और ये इसका मास, यही एक पार्टिकल्स निकला। आफ्टर बम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल्स वहां से बाहर निकला, और उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ही ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ रेडिएशन, वहां से एक लाइट निकला। जब बम्बारमेंट हुआ तो वहां से एक लाइट निकला, एक रेडिएशन निकला, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? द रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब बहुत तीखा टाइप का था वो। ठीक है, कोई चीज को होल भी कर सकता है वो। तो रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग, द रेडिएशन रिमेनिंग अनअफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो रेडिएशन मिला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द पार्टिकल्स constituting the radiation had the same mass that of proton, thus relative mass of the such particle equal to 1 AMU। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास, मतलब यूनिट में यूनिट। एक केजी में मास डिफाइन होता है और एक यूनिट में मास डिफाइन होता है। एक चार्ज कूलम में डिफाइन होगा और एक चार्ज यूनिट में डिफाइन होगा। 1 एमयू जिसके बराबर क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल द पार्टिकल्स आर कॉल्ड, जो इसके अंदर पार्टिकल्स निकला उसको न्यूट्रॉन नाम रख दिया गया। दैट पार्टिकल्स इज नोन एज न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आइडियोलॉजी आया, और इस आइडियोलॉजी के ऊपर, आइडियोलॉजी किसको आया था? रदरफोर्ड को। लेकिन 1932 में कौन एक्सपेरिमेंट सेटअप किया? जेम्स चैडविक ने। और आफ्टर बम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम, he observed that one radiation will be emitted which has mass equal to 1 AMU and it has chargeless, because ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डाइवर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से
समझ में आया कि एक तीसरा पार्टिकल भी है, वो है न्यूट्रॉन। तो इसको लिख लिए होंगे, इसको लिखे या नहीं लिखे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? तो कंक्लूजन लिख लो एक बार। यहां लिखना नेचर। निगेटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज कितना है? 1.6022 -19 कूलम। ईएसयू में कितना हो जाएगा? -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ES। इसको हम क्या बोलेंगे? -1 यूनिट चार्ज। इसके बराबर 1 यूनिट लिख देंगे, इसके बराबर 1 यूनिट लिख देंगे। तुम्हें याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में क्या आया था? यूनिट वाला। तो ईएसयू में आने के बाद हम उसको यूनिट में बदल सकते हैं। 1 यूनिट में इतना ईएसयू होता है और 1 यूनिट में इतना कूलम होता है, तो यूनिट में भी हम डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट है मास। मास जो होगा वो 0.00054 AMU होगा, यानी यूनिट में। तो यूनिट में लगभग 1 नहीं लेते हैं, देखो कितना कम है यूनिट में। जैसे कि प्रोटॉन का 1 AMU लेंगे, इसका नहीं लेंगे हम। और अगर हम केजी में डिफाइन करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और ग्राम में है तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 हो जाएगा। ग्राम में अगर बोलेगा तो 28 हो जाएगा। इसको याद करते चलो। प्रोटॉन, अच्छा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन -1 और 0। प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H11 और गोल्डस्टीन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्यों बोला गया है? क्योंकि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है। और +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसके बराबर होता है, बस इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। और +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और +1 यूनिट चार्ज होता है। अगर हम मास के बारे में बात करें 1.00727 AMU, जिसको हम 1 यूनिट के नाम से बोलते हैं। ये बाकी जो डेसिमल वाला पॉइंट है उसको हम जब मास निकालते हैं तो मास निकालते समय ये वाला पॉइंट को हम हटा देते हैं, केवल 1 काउंट करते हैं। इसीलिए प्रोटॉन का मास जब हम काउंट करते हैं एटॉमिक मास निकालते समय, तो प्रोटॉन को जब हम ऐड करते हैं तो प्रोटॉन का मास 1 लिया जाता है, यूनिट में 1 लेंगे हम। लेकिन केजी और ग्राम में 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसीलिए जब E/m का वैल्यू निकालना हो ना तो यूनिट का यूज करना है, इसका ESU और कूलम का यूज मत करना, कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। तो ये 1 यूनिट लिया जाता है, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास लेते हैं तो प्रोटॉन का मास 1 काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना होता है 1.00727 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और केजी में, यानी यूनिट में भी डिफाइन होगा और केजी में भी डिफाइन होगा, कूलम में भी डिफाइन होगा और यूनिट में भी डिफाइन होगा। थर्ड, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है जिसपे चार्ज तो नहीं है लेकिन मास है, चैडविक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज 0 है,
और मास कितना है, इसके बराबर है 1.00727 AMU, यानी न्यूट्रॉन का भी मास 1 यूनिट ही मान लिया जाता है प्रोटॉन के बराबर, और इसका मास हो जाएगा केजी में 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी, केजी में इतना हो जाएगा। कुछ और पार्टिकल्स है, उसको हमें डिस्कवरी नहीं पढ़ना, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं उसको, अगर आता है तो। पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है +1 चार्ज से और 0 से, यानी जस्ट इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स जैसा है, ये इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल्स के जैसा है। +1 यूनिट चार्ज होता है, +1 यूनिट चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और मास इसका हो जाएगा 0.00054 AMU, यानी नेग्लिजिबल मास है लगभग, मास तो लगभग नेग्लिजिबल है ये। तो जब E/m का वैल्यू निकालना होगा तो यहां से चार्ज क्या उठाओगे, यूनिट वाला, और यहां से मास कौन सा उठाओगे, यूनिट वाला, और ये लगभग 0, इतना नहीं लिखना है, 0 लिख देना है क्योंकि नेग्लिजिबल है लगभग। पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रोनो, फर्मी इसका डिस्कवरी किया था, फर्मी, एंटी न्यूट्रॉन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी चार्ज 0 है और मास जो है 0.00002 AMU, यानी नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट है मिसोन, मिसोन जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, डिस्कवरी कैसे किया होगा, वो बम्बारमेंट कराया होगा इसमें, इतना नेग्लिजिबल मास है कि वो लैब में किया होगा, लैब में किया होगा इतना। The ratio of specific चार्ज बोले तो E/m वैल्यू, चार्ज बाई मास वैल्यू, स्पेसिफिक चार्ज of a proton and alpha particle is, ऑप्शन में है 2:1, 1:2, 1:4 और 1:1। कौन सा होगा, इसको राइट डाउन कर लो और निकालो। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो मीका का ऑप्शन सेकंड है, और वैष्णवी का 1 है, बाकी का जल्दी से निकालो, राइट डाउन कर लो वो क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए गए। चलो इसका आंसर, तो ये
चार्ज सब पे मालूम होना चाहिए। प्रोटॉन अगर आएगा तो आप चार्ज क्या कंसीडर करोगे? हाँ, चार्ज यूनिट में कंसीडर करोगे। और मास कितना कंसीडर करोगे? 1 mu कंसीडर करोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्लस यूनिट चार्ज कंसीडर करेंगे तो इसका E बाई एम वैल्यू कितना हो जाएगा? E बोले तो चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। अच्छा, इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज कितना है? +1, मास कितना है? 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं हीलियम 2 और 4, यानी इस पे जो चार्ज लेंगे वो प्रोटॉन वाला लेंगे, +2 यूनिट चार्ज लेंगे। यूनिट में ले रहे हैं हम, कूलम में नहीं ले रहे हैं। और मास जो लेंगे वो कितना लेंगे? 4 mu ले लेंगे। AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक एलिमेंट का मास। देखो यहां पर एक चीज आता है, जैसे हम बोले कि हीलियम का मास कितना होता है? 4 ग्राम होता है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये एक एटम का मास है और ये 1 मोल का मास है, यानी एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर हीलियम हुआ होगा। उन सबके मास को कैलकुलेट करके तब 4 ग्राम बोला गया। और दिस वन इज ए मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। एमयू का मतलब ये होता है। और 4 ग्राम होता है मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम। यही दोनों में डिफरेंस है, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ये एक का मास है। तो यहां पर E बाई एम निकालेंगे, चार्ज +2 है और मास जो है 4 है, तो कितना आ गया? 1/2, यानी 0.5। अब दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, तो दोनों का रेशियो जब पूछा है स्पेसिफिक चार्ज का, तो E बाई एम किसके लिए पहले बोला है? प्रोटॉन के लिए। और E बाई एम किसके लिए बोला है? किसके लिए? अल्फा पार्टिकल्स के लिए। तो E बाई एम इसके लिए कितना आया? 1, और इसके लिए कितना आया? तो ये 2 रेशियो क्या आ गया? ऑप्शन 1 आएगा। तो हमें जो चार्ज और मास लेना है वो यूनिट में लेना है और एमयू में लेना है, तो इसीलिए उसका यूज किया गया। सबको क्लियर हो गया ना? क्योंकि अभी तक जितना हम पढ़े उस पे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है। हम जीके जनरल नॉलेज थोड़े कर रहे हैं। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? ज्यादा न्यूमेरिकल बेस पे पूछेगा E बाई एम का रेशियो क्या हुआ था, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। increasing order of increasing order of increasing order of the value of increasing order of the value of the value of increasing order of the value of E by m यानी चार्ज बाय मास इज, ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? वेदांत और रजत, तेजस,
पायल, कौन सा होगा? ए। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन डी। ई बाई एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज, ई बोले तो चार्ज और एम बोले तो मास, तो चार्ज इस पे 1 होगा। 1 जो लेंगे हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, ये नहीं कि -1 लेंगे, -1 मत लेना, यहाँ पर जो चार्ज लेना है मोड में लेना है, ध्यान रखना। और मास यहाँ लगभग क्या लेना है? 0, क्योंकि इनके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, हम कंपेयर में ले रहे हैं। ये लगभग कितना आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का इतना आ गया। प्रोटॉन का अगर हम बारे में बात करें, प्रोटॉन चार्ज बाय मास, तो प्रोटॉन का चार्ज 1 हो जाएगा, मास 1 हो जाएगा, 1। न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज अपॉन मास, न्यूट्रॉन का हो जाएगा चार्ज 0 और मास 1, ये क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम बात करें किसका? अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स का हो जाएगा चार्ज अपॉन मास, चार्ज हम +2 यूनिट लेते हैं और मास 4 लेते हैं, ये आ जाएगा 0.5। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और ऐसे भी चार्ज बाय मास है, मास जितना हल्का होगा, जितना वो कम होगा, उतना ही वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सबसे हल्का कौन इसमें? इलेक्ट्रॉन है। सबसे इसमें लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, देन अल्फा का, देन न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का 0 होता है। कैथोड रे वाला सब क्वेश्चन करवा दिया था ना? चलो, अब इसके रिलेटेड इधर से ज्यादा अब क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब हेडिंग डालो, एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालो एटॉमिक मॉडल, इससे ज्यादा रिलेटेड इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, उस पर ज्यादा वो सब नहीं पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा ये उसमें और क्या पूछ सकता है? कैथोड रे का प्रॉपर्टीज और एनोड रे का प्रॉपर्टीज, यानी जो अभी तक पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ई बाई एम वैल्यू सबका याद रखना है, सबका चार्ज और मास याद रखना है, ठीक है। ई बाई एम वैल्यू का कंपेयर आना चाहिए, और कैथोड और एनोड का प्रॉपर्टीज आना चाहिए कि कैथोड एनोड का प्रॉपर्टीज क्या सही है क्या गलत है, किसका ई बाई एम वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, किसका ई बाई एम वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीजें आना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल में अभी तक जो है 1932 तक एटम के अंदर ये समझ में आ गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं और एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन उसका लोकेशन मालूम नहीं था अभी तक। अब जैसे हमने बोल दिया कि इस बिल्डिंग में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बस इतना जानकारी था कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किस रूम में कहां पर पढ़ रहे हैं, उनका पोजीशन कहां है, सेंटर में है या कॉर्नर में है या डोर साइड है, किधर है, ये मालूम नहीं था। तो इसके लिए आया एटॉमिक मॉडल, यानी एटॉमिक मॉडल बताएगा उसका लोकेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लोकेशन बताएगा। तो लोकेशन में जो पहला एटॉमिक मॉडल है वो है जे जे थॉमसन मॉडल, जो कि
पूरा तरह से क्या था, गलत था, वो प्लम पुडिंग के बताया था। तो अब लिख लेते हैं, तो हेडिंग डाल लो एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। यानी हम एटॉमिक मॉडल में मेन 4-5 पढ़ते हैं। पहले थॉमसन पढ़ते हैं, थॉमसन के बाद हम डाल्टन्स पढ़ेंगे। पहले डाल्टन्स पढ़ेंगे, उसके बाद जे थॉमसन वाला पढ़ेंगे। डाल्टन दिया उसमें, जे थॉमसन दिया है, जे थॉमसन वाला पढ़ेंगे फिर पहला, उसके बाद रदरफोर्ड वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोर्स का पढ़ेंगे। बोर पढ़ने के बाद हम लास्ट में जो आएगा वो मॉडर्न वाला यानी क्वांटम वाला पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स वाला पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो एटॉमिक मॉडल में पहला हम जे थॉमसन मॉडल पहला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो इसमें पहला जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। इसमें लिखना 2-3 पॉइंट हमें बस जानना है। जे थॉमसन प्रपोज डाइट, जे थॉमसन प्रपोज डाइट, जे थॉमसन प्रपोज डाइट, जे थॉमसन प्रपोज डाइट एटम पोजेज स्फेरिकल शेप, एटम पोजेज स्फेरिकल शेप। एटम पोजेज स्फेरिकल शेप, रेडियस approximately 10⁻10 मीटर, रेडियस approximately 10⁻10 मीटर।